स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelawin पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं बुलडोजर कार्यवाही के मुद्दे से। गुजरात राज्य ने शुक्रवार 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वचन दिया कि गिर सोमनाथ में भूमि यानी जमीन जहां अधिकारियों द्वारा हाल ही में संरचनाओं का विध्वंस किया गया था, सरकार के पास रहेगी और मामले की अगली तारीख तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं की जाएगी। राज्य ने यह दलील तब दी जब अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के 3 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने गुजरात के सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं और घरों के विध्वंस पर यथास्थिति का आदेश देने से इनकार कर दिया था। संक्षिप्त अवधि तक दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने याचिका को 11 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया, जिस तारीख को सुमस्त पाटनी मुस्लिम जमात, जो कि एक जमात है, द्वारा दायर एक अवमानना याचिका भी सूचीबद्ध की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोमनाथ विध्वंस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन में किया गया है। अगली खबर में दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कारोबारी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढाल को जमानत दे दी। ऐसा कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से उत्पन्न भ्रष्टाचार मामले में किया गया था। इस आदेश के साथ शराब नीति मामले के सभी आरोपियों, जिसमें आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और BRS नेता के कविता भी आरोपी हैं, को जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने 4 जून 2024 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को ढाल की चुनौती से निपटते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें एकल न्यायाधीश ने CBI मामले में नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। पीठ ने कहा कि लगभग 300 गवाह हैं जिनसे CBI पूछताछ करना चाहती है और इसीलिए मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता करीब 1.5 साल से हिरासत में हैं, इसलिए पीठ ने राय दी कि उनकी आगे की हिरासत से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एक जरूरी अपडेट में केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा। CJI DY चंद्रचूड़ ने केंद्र को पत्र लिखकर दूसरे वरिष्ठ न्यायमूर्ति, जो कि न्यायमूर्ति खन्ना हैं, के नाम की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति खन्ना को 18 जनवरी 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। उनके बारे में अधिक जानकारी और उनके द्वारा लिखी गई फैसलों के बारे में जानने के लिए जरूर पढ़िए यह आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे। आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 25 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय से छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम द्वारा दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका के शीघ्र निपटान के अनुरोध पर विचार करने का आग्रह किया, जो अप्रैल 2022 से लंबित है। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इमाम द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय को इमाम की जमानत के मामले पर जल्द फैसला करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय से जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध करने के लिए अगली तारीख पर यथासंभव शीघ्रता से स्वतंत्र होगा और ये उम्मीद की है कि उच्च न्यायालय उक्त अनुरोध पर विचार भी करेगा। पीठ ने देखा कि मामला 25 नवंबर को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने बताया कि याचिकाकर्ता यानी शर्जील इमाम के खिलाफ 8 FIR थी, तो वकील ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामला गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत केवल
एक एफआईआर से संबंधित था, जो कि 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक कथित बड़ी साजिश के लिए दायर की गई थी। लॉ के छात्रों और वकीलों के लिए जरूरी खबर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज यानी 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि 25 सितंबर की उसकी हालिया अधिसूचना के अनुसार उसने अंतिम वर्ष के कानून के छात्रों को अखिल भारतीय बार परीक्षा यानी AIBE 19 में बैठने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले साल के AIBE के लिए नए दिशा निर्देश जल्द ही संबंधित हितधारकों के सामने रखे जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पिछली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने अंतिम सेमेस्टर के कानून के छात्रों को परीक्षा के लिए पंजीकरण करने से रोक दिया था। आज BCI के वकील ने कहा कि हालिया अधिसूचना के अनुसार BCI ने याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के सारे ही बच्चों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए BCI को दिए गए अदालत के पहले के अंतरिम निर्देश का अनुपालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, महाराष्ट्र राज्य और आव्राजन ब्यूरो यानी इमिग्रेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक, पिता जो कि सेना में है और उनकी मां जो कि एक आर्मी स्कूल की शिक्षक हैं, के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर यानी LOC को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने को चुनौती दी गई थी। यह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के बाद हुआ है। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका तुच्छ थी और केवल इसीलिए दायर की गई थी क्योंकि आरोपी व्यक्तियों में से एक हाई प्रोफाइल थी। मामला बाद में खारिज कर दिया गया जब CBI के वकील पेश हुए और उन्होंने बताया कि उन्हें अदालत के किसी भी आदेश को स्वीकार करने का निर्देश मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 25 अक्टूबर को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोयला घोटाला मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने दोषसिद्धि को निलंबित करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। कोड़ा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसने 2017 की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 25 अक्टूबर को एक आवेदक को दिल्ली NCR में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ शिकायत करने वाले एक अभ्यावेदन को दिल्ली सरकार प्राधिकरण के समक्ष दायर करने की अनुमति दे दी। प्रतिबंध को चुनौती देने वाले आवेदक ने एक वैकल्पिक निर्देश की मांग की थी। इसे 7 अप्रैल 2015 से पहले पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए, जिस तारीख को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने आदेश पारित किया था, जो दिशा निर्देशों का आधार बनता है। न्यायालय ने कहा कि यदि प्राधिकारी कोई प्रतिकूल आदेश पारित करता है तो आवेदक कानून के अनुसार उसे चुनौती देने के लिए भी स्वतंत्र होगा। न्यायमूर्ति अभय S ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ MC मेहता मामले में दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपये प्रतिमाह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।